वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिलाइट इंग्लिश बाय अरविंद सर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं व्यंजन संधि के बारे में। व्यंजन संधि, इसके पहले पार्ट 1 में हमने आपको संधि के बारे में बताया था कि दो वर्णों के परस्पर मेल को हम संधि कहते हैं। और संधि के भेद के बारे में हमने आपको बताया कि संधि के जो है 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। जिसमें जो है स्वर संधि के बारे में हमने पढ़ा था, जिसमें फर्स्ट पार्ट में हमने आपको संधि और स्वर संधि के बारे में बताया था। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे व्यंजन संधि के बारे में। तो यदि आप मेरा फर्स्ट पार्ट नहीं देखें, संधि का फर्स्ट पार्ट नहीं देखें, तो पहले उसको देखें, फिर इस वीडियो को देखेंगे, आपको बेहतर समझ में आएगा। तो आइए बात करते हैं व्यंजन संधि के बारे में। व्यंजन संधि क्या होता है कि देखिए, इसके पहले हमने आपको बताया कि स्वर के साथ जब क्या होता है, स्वर का स्वर के साथ जब संधि होता है तो नया विकार स्वर के रूप में होता है, तो उसे स्वर संधि कहा जाता है। अब व्यंजन संधि को समझने के लिए सबसे पहले आपको बता दें कि व्यंजन संधि में आपको व्यंजन वर्ण जानना होगा। तो वर्ण के बारे में भी हमने आपको बता दिया है, वर्ण चैप्टर के बारे में हम लोग जाने थे। फिर से एक बार यहाँ पे देख लेते हैं कि व्यंजन क्या होता है। तो जिस वर्ण के उच्चारण में स्वर की मात्रा होती है उसे हम व्यंजन कहते हैं। जैसे मान लीजिए क लिखते हैं, तो क में किसकी मात्रा होती है? अ की मात्रा होती है। क में किसकी मात्रा होती है? अ की मात्रा होती है। तो क को हम लोग क्या लिखते हैं? क को हम लोग लिखते हैं क जमा अ। क जमा अ को ही ना क लिखते हैं। तो क में किसकी मात्रा है? अ की मात्रा है। तो प्रत्येक व्यंजन में किसकी मात्रा होती है? स्वर की मात्रा होती है। अब व्यंजन संधि में क्या होता है कि जो नया विकार उत्पन्न होता है वो स्वर के रूप में नहीं बल्कि व्यंजन के रूप में उत्पन्न होता है, इसलिए इस संधि को हम व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे देखिए, व्यंजन संधि का परिभाषा क्या है? कह रहा है कि यदि व्यंजन वर्ण के साथ व्यंजन वर्ण या स्वर वर्ण की सहायता से व्यंजन में कोई विकार उत्पन्न होता है, यहां विकार उत्पन्न होगा किसके रूप में? व्यंजन के रूप में। जैसे मान लीजिए कि यहां पे एक एग्जाम्पल दिया है, सत जमा गति, सत जमा गति, सत जमा गति। अब यहां पे देखिए, ये सत जमा गति में तो से अ क्या है? अलग है। तो में अ की मात्रा नहीं है, मतलब कि ये मूल व्यंजन है, मूल व्यंजन है, इसमें स्वर की मात्रा नहीं है। अब यहाँ तो जो है, इसमें क्या होता है कि जो तो है इसका नियम होता है कि यदि तो के बाद क्या हो, वर्णों का किसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो, तो के बाद अगर तीसरा वर्ण दिया हो तो उसका जो है ना तो का तीसरा वर्ण हो जाता है। जैसे क का तीसरा वर्ण क्या होता है? ग होता है। उसी तरह हम तो का तीसरा वर्ण लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? द हो जाएगा। तो का तीसरा वर्ण द हो जाएगा, क्योंकि तो थ द होता है। तो जैसे क का तीसरा वर्ण क्या होता है? ग होता है, उसी तरह तो का तीसरा वर्ण क्या होता है? द होता है। तो सत जमा क्या दिया है? गति दिया है। तो सत जमा गति का तो का तृतीय वर्ण क्या होगा? ग होगा। तो का तृतीय वर्ण ग होगा, तो सदगति हो जाएगा। तो व्यंजन वर्ण क्या इसमें? तो है। और नया जो है यहाँ पे वर्ण जो बना है वो किस रूप में बना है? नया वर्ण किस रूप में बना है? द के रूप में। अगर आपसे पूछा जाए द स्वर है कि व्यंजन है, तो आप कहेंगे कि व्यंजन है। तो इस संधि को क्या हम स्वर संधि कहेंगे? बिल्कुल नहीं कहेंगे। इस संधि को हम लोग कहेंगे व्यंजन संधि। उसी तरह एक और उदाहरण देख लीजिए, जैसे दिया है वाक, वाक जमा क्या दिया है? वाक जमा ईस दिया है, वाक जमा ईस दिया है। तो देखिए उसमें वही बात है कि क के बाद अगर कोई स्वर आ जाए तो क का तृतीय वर्ण हो जाएगा। तो का कौन सा वर्ण? तृतीय वर्ण। तो का तृतीय वर्ण द था, इसी तरह क का तृतीय वर्ण बताइए क्या होगा? ग होगा। क का तृतीय वर्ण क्या होगा? ग होगा। तो वाह है तो वाह लिख देंगे। और क का तृतीय वर्ण क्या होता है? ग होता है। अब देखिए आपको बताएं कि ई जो है इसकी अपनी मात्रा होती है, तो ई की मात्रा बड़ी ई की मात्रा दे देंगे तो ई हो जाएगा। आ देखिए इसमें सौ है, इस में क्या है? सौ है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 100। तो वाक जमा इस क्या हो जाएगा? वागीस हो जाएगा। तो इस तरह से कह रहा है कि जब यदि व्यंजन वर्ण के साथ व्यंजन वर्ण या स्वर वर्ण की क्या हो? संधि हो, और नया विकार जो है वो व्यंजन के रूप में क्या हो? उत्पन्न हो, तो इस प्रकार के संधि को हम व्यंजन संधि कहते हैं। अब देखिए कुछ हम लोग इसमें कैसे परिवर्तन करते हैं, व्यंजन संधि कैसे बनाते हैं, इसके नियम के बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे यहाँ पे कह रहे हैं कि व्यंजन संधि में अक्षरों में परिवर्तन किस प्रकार से होते हैं, और व्यंजन संधि के इंपॉर्टेंट जो रूल है, जो इंपॉर्टेंट जो नियम है, वो कौन कौन से महत्वपूर्ण नियम है, उस नियम की हम चर्चा करेंगे। जिसमें देखिए पहला क्या कह रहा है? पहला कह रहा है कि यदि वर्णों का जो वर्ग होता है, आप तो वर्ग समझ रहे हैं,
कि वर्ग जो होते हैं वो 5 तरह के होते हैं। 5 तरह के वर्ग हैं, क, च, ट, त और प। ये जो वर्णों का जो प्रथम अक्षर है क, च, ट, त, प, इसको हम लोग वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। तो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, 5 क्या होता है? वर्ग होता है। तो वर्ग में समझिए कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे दिया हो, यहाँ पे क्या दिया हो? दिया हो कि कह रहा है कि यदि क, च, ट, त, प ये वर्गों का क्या है? प्रथम वर्ण है। स्वर हो के बाद कोई स्वर हो या किसी वर्ग का तृतीय वर्ण दिया हो। तृतीय वर्ण समझ रहे हैं? जैसे क का ग होता है, तृतीय वर्ण समझ लीजिए, क का ग, च का ज, ट का ड, त का द, और प का क्या होता है? ब होता है। तृतीय मतलब प्रथम का मतलब जिसमें क, च, ट, त, प आता है। द्वितीय का मतलब जैसे ख होता है, क ख होता है, च क्या होता है? छ होता है, तो द्वितीय वर्ण है। और जैसे मान लीजिए कि क का तृतीय वर्ण ग होता है, च का ज होता है, तो तृतीय वर्ण दिया हो, कोई चतुर्थ वर्ण दिया हो। चतुर्थ वर्ण समझिए, जैसे क ख ग घ होता है, तो घ कितने नंबर पे आता है? 4 नंबर पे आता है। क ख ग घ, घ 4 नंबर पे आता है, तो इसको हम चतुर्थ वर्ण कहते हैं। ग कितने नंबर पे आता है? क ख ग में ग कितने नंबर पे आता है? 3 नंबर पे आता है, तो इसको हम तीसरा वर्ण कहते हैं। तो चतुर्थ वर्ण दिया हो, या अथवा जो है इसके साथ साथ कोई आपको क्या दिया हो? अंतस्थ व्यंजन दिया हो, तो याद रखिएगा य, र, ल, व को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। उसके बाद जो है कह रहा है कि अंतस्थ व्यंजन दिया हो, तो जो प्रथम जो वर्ण आएगा ना, इस वर्ण का तृतीय वर्ण हो जाएगा। इस वर्ण का कौन सा वर्ण होगा? तृतीय वर्ण हो जाएगा। कि जैसे मान लीजिए क होगा तो उसका ग हो जाएगा, च होगा तो ज हो जाएगा, ट होगा तो ड हो जाएगा, उसका तृतीय वर्ण हो जाएगा, अर्थात तीसरा वर्ण हो जाता है। कोई भी प्रथम वर्ण के बाद अगर तृतीय और चतुर्थ वर्ण आएगा तो उसका तृतीय वर्ण हो जाएगा। जैसे देखिए दिक जमा अंबर दिया है, एक शब्द है आपका दिक और जमा अंबर, दिक जमा अंबर एक शब्द है। अब इसका हमको क्या करना है? संधि करना है। दिक जमा अंबर का संधि करना है। सबसे पहले एक बात समझिए, जो क है इसमें रेफ की मात्रा है, तो क तो सबसे पहले अ से संधि करेगा, तो क अ से संधि करेगा, तो आप बताइए पूरा क का निर्माण करेगा कि नहीं? अब क का जो है वो तृतीय वर्ण लिखना है। क का कौन सा वर्ण? तृतीय वर्ण। तो क का तृतीय वर्ण बताइए क्या होता है? ग होता है। क का तृतीय वर्ण क्या होता है? ग होता है। तो यहां देख लीजिए, दी है तो दी लिख दिए, और क का तृतीय वर्ण क्या लिख दिए? ग लिख दिए। तो क अ से संधि किया तो क का निर्माण किया, तो इसी तरह इसमें पूरा ग लिखेंगे, इसमें रेफ की मात्रा नहीं होगा। इसमें बच क्या रहा है? म, आधा म और बर बच रहा है, तो दिगंबर हो जाएगा। तो दिक जमा अंबर क्या होता है? दिगंबर होता है। जैसे देखिए दिक जमा अंबर दिगंबर, क का तृतीय वर्ण क्या होता है? ग होता है। उसी तरह क है, अब यहाँ तो अ है नहीं, तो आधा क है, तो यहाँ आधा ग लिख देंगे, तो दिक जमा ग दिग्गज हो जाएगा। उसी तरह देखिए अच जमा अंत है, तो अंत में देखिए च क्या करेगा? सबसे पहले अ से संधि करेगा, तो पूरा च का निर्माण कर देगा। तो पूरा च होगा तो पूरा ज लिखेंगे, आधा च होगा तो आधा ज लिखेंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पूरा क था तो पूरा ग दिए, आधा क है तो आधा ग दिए। तो च का देखिए, च का तृतीय वर्ण क्या होता है? ज होता है। तो अज जमा अंत क्या होगा? अजंत होगा। जगत में देखिए त का तृतीय वर्ण हो जाएगा, तो त का तृतीय वर्ण क्या होता है? द होता है। तीसरा वर्ण लिखना है, तो त की जगह पे द लिख दीजिए, तो ज ग, और त की जगह पे द, तो द लिख दीजिए। आनंद में देखिए क्या है? आ है, तो आ की मात्रा दीजिए, तो द में आ की मात्रा हो जाएगी, आकार हो जाएगा, तो जगदानंद हो जाएगा। उसी तरह देखिए सट जमा दर्शन दिया है, तो ट है ना, तो ट का तृतीय वर्ण क्या होता है? ट ठ ड होता है, और ट में रेफ है तो रेफ दे देंगे, सट दर्शन हो जाएगा। उसी तरह सत जमा बुद्धि है, सत जमा क्या है? बुद्धि है। तो यहाँ पे देखिए सत जमा बुद्धि, सत में क्या है? रेफ की मात्रा है सत, अजमा क्या? बुद्धि, सत जमा बुद्धि। तो सत जमा बुद्धि में सदबुद्धि मतलब ईश्वर आपको अच्छी बुद्धि दे, सदबुद्धि दे। तो यहाँ पे देखिए सत जमा बुद्धि है, तो जो है, अब इसमें कोई तो स्वर है नहीं, तो स्वर से संधि तो करेगा नहीं, तो का तृतीय वर्ण क्या हो जाएगा? द हो जाएगा, और द में क्या हो जाएगा? रेफ हो जाएगा। तो स है तो स लिख देंगे, के स्थान पे द हो जाएगा, अब बुद्धि जैसे है वैसे रह जाएगा, तो सदबुद्धि हो जाएगा। सत जमा बुद्धि सदबुद्धि हो जाएगा। तो ये पहला नियम है। अप जमा ज है, प का आधा प का जो है वो तृतीय वर्ण प फ ब होता है, तो आधा ब हो जाएगा, अब्ज हो जाएगा। तो प का तृतीय वर्ण ब लिख देना है। तो पहला नियम कह रहा है कि यदि वर्णों का
कोई वर्ग दिया हो और वर्गों का प्रथम वर्ण हो, क च ट त प हो, और इसके बाद कोई तृतीय वर्ण हो या चतुर्थ वर्ण हो, समझ रहे हैं, तो जो प्रथम वर्ण है उसी का हम तृतीय वर्ण लिख देते हैं। तो क का तृतीय वर्ण ग, च का तृतीय वर्ण ज, त का तृतीय वर्ण द, त का तृतीय वर्ण द, और प का तृतीय वर्ण ब हो जाता है। तो पहला नियम आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब दूसरा नियम क्या कह रहा है, व्यंजन संधि हम लोग पढ़ रहे हैं। क्योंकि नया विकार जो है, देखिए सब विकार किस रूप में है, व्यंजन के रूप में है, तो इस संधि को हम लोग कौन सा संधि कहेंगे, व्यंजन संधि। दो वर्णों के परस्पर मेल को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं, 3, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, 5। तो पहला कौन सा संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि। 5 तरह का स्वर संधि का भेद होता है। व्यंजन संधि में पहला कह रहा है कि अगर प्रथम वर्ण होगा तो उस वर्ण का तृतीय वर्ण लिख देंगे। यदि इन वर्णों के बाद तृतीय वर्ण, चतुर्थ वर्ण अगर आता है, या य र ल व अंतस्थ व्यंजन वर्ण आता है, तो तृतीय वर्ण आ जाता है। अब चलिए हम लोग बात करते हैं दूसरे नियम के बारे में। देखिए कह रहा है कि यदि क च ट त प ये प्रथम वर्ण वर्ग का वर्ण है, प्रथम वर्ग के वर्ण के बाद न या म आए, इसके बाद न आना चाहिए तो म आना चाहिए, न आना चाहिए तो म आना चाहिए। तो मैं आपसे पूछता हूं कि बताइए, तो थ द ध पढ़ते हैं तो न कितने नंबर पे आता है, 5 नंबर पे। प फ ब भ पढ़ते हैं तो म कितने नंबर पे आता है, 5 नंबर पे। बहुत आसान है, जैसे 5 नंबर आता है ना, उसी तरह इसमें 5वां वर्ण लिख देना है, 5वां वर्ण लिख देना है। जैसे त का त थ द ध न कितने नंबर पे आता है, 5 नंबर पे। प फ ब में म कितने नंबर पे आता है, 5 नंबर पे। तो जो प्रथम वर्ण आएगा च ट क च ट त प, इसका पंचम वर्ण लिख दीजिए, बस वही काम करना है। तो देख लीजिए, जैसे क है, इसका पंचम वर्ण, तो क का पंचम वर्ण बताइए क्या होता है, अंग होता है कि नहीं होता है। आधा क है तो आधा अंग हो जाएगा, तो वाक जब मय वांडमय हो जाएगा। उसी तरह से देखिए, जैसे यहाँ पे आपको दिया है, क्या दिया है, वाक जमा सट जमा मास दिया है, सट जमा क्या दिया है, मास दिया है। तो ट है, ट का बताइए पंचम वर्ण क्या होता है, ट ठ ड पढ़ते हैं, लास्ट में क्या आता है, अण आता है। अण कितने नंबर पे आता है, 5 नंबर पे। जैसे ट जो है वो आधा है, रेप है, उसी तरह यहाँ अण आधा लिख देंगे। उसी तरह देखिए, अब यहाँ पे देखिए त थ द है, त थ द, जगत जमा नाथ है, क्या है, जगत जमा क्या है, नाथ है, जगत जमा नाथ है। अब यहाँ पे देखिए आपको त में रेप की मात्रा दी गई है, जहां भी रेप देगा ना उसका मतलब समझिए आधा, तो रेप में आधा, त में रेप रहेगा तो आधा त, प में रेप रहेगा तो आधा प। तो यहाँ पे देख लीजिए, ज है तो ज, ग है तो ग। अब यहाँ पे बताइए, त का पंचम वर्ण आधा न हो जाएगा, तो थ द ध न होता है ना, और नाथ है तो नाथ लिख दीजिए, जगन्नाथ हो जाएगा, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। देखिए तो इसमें करना क्या है कि जो भी आपका प्रथम वर्ण आएगा और इसके बाद न और म आएगा, तो इसका पंचम वर्ण आपको लिख देना है। क का पंचम वर्ण न होता है, ट का अण होता है, त का न होता है, आप प का क्या होता है, म होता है। अप जमा मय है तो प का पंचम वर्ण म होता है तो अपमय हो जाएगा। बिल्कुल संधि आसान है। यदि आप, अगर आप वर्ण अच्छे से पढ़े हैं, वर्ण के बारे में अगर अच्छे से आप जानते हैं, तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अगर वर्णमाला आपका कंप्लीट है तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला। अब चलिए, अब जो है अगला नियम हम लोग देखते हैं। इसमें हमने जो है पहला नियम और दूसरा नियम को कवर कर लिए। अब हम जो है उत जमा लाश है, देखिए उत जमा क्या है, लाश है, तो यहां तक हम लोग पढ़े थे। अब देखिए तीसरा नियम क्या कह रहे हैं, तीसरा नियम, तीसरा नियम क्या कह रहा है, तीसरा नियम के बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए अगला नियम क्या कह रहा है कि यदि त या द के बाद कोई भी व्यंजन अक्षर आए, चाहे च आए, ज आए, ट आए, ड आए, इसका मतलब समझ लीजिए। च और ज का मतलब प्रथम और द्वितीय, ट और ड का मतलब प्रथम और द्वितीय। तो प्रथम आ जाए, द्वितीय आ जाए, नहीं द न ल आ जाए, तो उस आने वाले व्यंजन के बाद वही व्यंजन उसमें हल कह रहे कि शुद्ध व्यंजन के रूप में एक और जुड़ जाता है। अगर इसको हम और भी आसान तरीके से कहें तो आप समझ लीजिए कि अगर तवर्ग के बाद, तवर्ग के बाद चवर्ग आता है या टवर्ग आता है, टवर्ग आता है, 2 वर्ग आता है, तो जो चवर्ग होता है ना वो किस में बदल जाता है, तवर्ग में बदल जाता है। चवर्ग किस में बदल जाता है, तवर्ग जो है वो चवर्ग में बदल जाता है।
सिंपल कह रहा है कि यदि त के बाद अगर कोई च वर्ग आता है या ट वर्ग आता है, ट वर्ग माने च छ ज झ इ ट ठ ड ढ अ, तो क्या कीजिएगा, जो त वर्ग है ना ये भी इसी में बदल जाएगा, च वर्ग में। जैसे च आएगा आ त रहेगा तो आधा च हो जाएगा। जैसे समझ रहे हैं, जैसे देख लीजिए इसका उदाहरण समझिए। उदाहरण में जैसे मान लीजिए दिया है उत जमा चारण, ये एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछता है, उत जमा चारण, उत जमा चारण, इसको समझते हैं। देखिए उत जमा चारण में क्या है कि त के बाद च आ रहा है तो च वर्ग इसको बोलेंगे, अगर ट आता तो ट वर्ग बोलते हैं। तो त के बाद च आएगा तो क्या करेंगे, इसमें जो त है ना इसके बदले क्या हो जाएगा, इसका शुद्ध रूप हो जाएगा। शुद्ध रूप माने पूरा अगर आता तो पूरा लिखते, आधा है तो आधा लिखेंगे, तो उ है तो उ, आ त का च का आधा वर्ण हो जाएगा, आधा च किसके बदले, त के बदले। और चारण है तो क्या हो जाएगा, चारण हो जाएगा। तो उत जमा चारण क्या होता है, उच्चारण होता है, किसी भी शब्द का उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, तो उच्चारण हो जाएगा। उत जमा चारण उच्चारण हो जाएगा। जैसे मान लीजिए इसमें पूछता है कि जैसे एगो बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द पूछता है कि सत जमा जन का संधि बताइए। सत जमा जन, जो सत का साथ करे उस व्यक्ति को सज्जन बोलते हैं, तो सत जमा जन दिया है। क्या कह रहा है कि जो अगर तवर्ग के बाद चवर्ग है, तो आप ही जरा सोचिए कि तवर्ग के बाद चवर्ग कहने का मतलब च छ, इसमें क्या आ रहा है, ज आ रहा है। तो कह रहा है कि जो त है ना, इस त के जगह पर ये जो वर्ण आएगा उसी का द्वितीय हो जाएगा, मतलब उसको दो बार लिख देंगे। तो ज है ना, तो ज है तो इसमें त रेफ है तो आधा ज हो जाएगा। आ इसमें देखिए स पहले आया तो इसमें स लिख दीजिए, आ इसमें बच क्या रहा है, न, तो इसमें क्या लिख दीजिए, न, तो सज्जन हो जाएगा। सत जमा जन क्या हो जाएगा, सज्जन हो जाएगा। तो वही नियम आपको कह रहा है, नियम कह रहा है कि यदि 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 जो है प्रथम वर्ण माने तवर्ग के बाद कोई भी चवर्ग रहे या टवर्ग रहे, तो ये चवर्ग जो है टवर्ग में ये द्वितीय हो जाता है, मतलब इसको दो बार लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए कि उत जमा क्या दिया हो, लाश दिया, उत जमा लाश दिया। तो उत जमा लाश में क्या करेंगे, जैसे जो लॉ देख रहे हैं आप, जो यहाँ पे आप लॉ देख रहे हैं, इस लॉ को आपको दो बार लिख देना है। तो उ है तो उ, त के जगह पे आधा लॉ लिख देना है, और लाश है तो लाश लिख देना है, उल्लास लिख देना है। जैसे इसमें सबसे ज्यादा आपको पूछता है एक उज्जवल पूछता है, तो दे देगा उत जमा ज्वल, उत जमा ज्वल का संधि बताइए, उत जमा ज्वल का संधि बताइए। तो उ है तो उ, आ त है तो आधा ज, आ इसमें ज्वल है तो ऐसे लिख दीजिए, उज्जवल हो जाएगा। उत जमा ज्वल उज्जवल हो जाएगा। तो पूछेगा उज्जवल जो है किस संधि का उदाहरण है, किस संधि का उदाहरण है, व्यंजन संधि का उदाहरण है। उज्जवल किस संधि का उदाहरण है, व्यंजन संधि का उदाहरण। क्यों, क्योंकि ज जो है व्यंजन है, इसलिए इसको व्यंजन संधि कहेंगे। तो इस तरह से जो है हमने इसमें देखा कि अगर त या द के बाद अगर क्या आता है, उसी त या द के बाद चवर्ग या टवर्ग आता है या द न ल आता है, तो हम लोग क्या करते हैं, जो चवर्ग और टवर्ग आता है उसको दो बार लिख देते हैं, उसका द्वितीय हो जाता है। क्या हो जाता है, द्वितीय हो जाता है, दो बार उस वर्ण को लिख दिया जाता है। चलिए अगला नियम देखते हैं। अगला नियम क्या कह रहा है, देखिए अगला नियम कह रहा है कि यदि त या द के बाद स हो तो त या द का च और स का छ हो जाता है। तो कह रहा है कि त या द का क्या हो जाएगा, च हो जाएगा, और त का च हो जाएगा, आ क्या हो जाएगा, तो स का क्या हो जाएगा, छी हो जाएगा। तो उत जमा शिष्ट उष्टिष्ट हो जाएगा। अब देखिए अगला इसमें नेक्स्ट जो रूल है, अगला नियम क्या करे, त या द के बाद ह या ध हो तो त या द के स्थान पर द और ह के स्थान पर ध हो जाता है। उद जमा हरण, तो कह रहा है कि ह के स्थान पर क्या हो जाता है, ह के स्थान पर द वैसे ही रहेगा, ह के स्थान पर द हो जाएगा। उद जमा हरण उदाहरण हो जाएगा। चलिए अगला नियम देखते हैं। जैसे उत जमा घाटन है, उत जमा घाटन उद्घाटन हो जाएगा, तो का द हो जाएगा, तो का क्या हो जाएगा, द हो जाएगा। अब इसमें अगला नियम देखिए, ये नियम, यदि ह्रस्व स्वर के बाद छ हो, ह्रस्व स्वर तो समझ रहे हैं, ह्रस्व स्वर का मतलब कि जैसे अ छोटी और छोटा हो, ह्रस्व कहलाता है। दीर्घ माने बड़ा, जैसे आ बड़ी बड़ा हो, उसको दीर्घ कहा जाता है। छत्र जमा छाया दिया है, छत्र जमा छाया, तो कह रहा है कि यदि छ के बाद छ है,
यदि ह्रस्व के बाद छ आए तो त्र में क्या है, अ की मात्रा है ना, तो अ के बाद अगर छ आए तो कह रहा है कि छ के पहले क्या लग जाता है, छ के पहले च लग जाता है, छ के पहले च लग जाता है। तो जैसे देखिए छत्र जमा छाया है तो छत्र छाया हो जाएगा, परि जमा छेद है तो देखिए इसमें छोटी की मात्रा है तो छ के पहले च आ जाएगा, परिच्छेद हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जैसे वी जमा छेद होता है, वी जमा क्या होता है, छेद होता है, तो विच्छेद हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विच्छेद हो जाएगा। अब देखिए अगला नियम इसमें क्या कह रहा है, अगला नियम कह रहा है कि यदि स के बाद त या थ हो, स के बाद त या थ हो, किस स के बाद, मूर्धन्य स के बाद, कह रहे मूर्धन्य स के बाद त हो या थ हो, तो त या थ के स्थान पर क्या हो जाता है, ट हो जाता है, त या थ के स्थान, त के स्थान पर ट, थ के स्थान पर थ हो जाता है, त के स्थान पर क्या होता है, त के स्थान पर क्या होता है ट, और थ के स्थान पर क्या हो जाता है, ठ हो जाता है। जैसे देखिए उत्कृष्ट जमा त है तो उत्कृष्ट त के स्थान पे ट हो जाएगा, थ के स्थान पे ठ हो जाएगा, उत्कृष्ट हो जाएगा। अगला नियम देखिए क्या है, अगला नियम कह रहा है कि यदि म के बाद अंतस्थ व्यंजन आ जाए, म के बाद, यदि म के बाद क्या जाए, अंतस्थ व्यंजन, तो अंतस्थ व्यंजन क्या होता है, य र ल और व को हम लोग क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। और उष्म व्यंजन तलाब्य स मूर्धन्य स और दंत स को उष्म व्यंजन कहते हैं। तो म का क्या हो जाता है, अनुस्वार हो जाता है। ये काफी महत्वपूर्ण नियम है, एग्जाम में कई बार आपको पूछता है कि अगर म के बाद क्या हो, यदि म के बाद कोई अंतस्थ व्यंजन आ जाए, अंतस्थ व्यंजन य र ल व, और उष्म व्यंजन तलाब्य स मूर्धन्य स और दंत स, उष्म व्यंजन आ जाए तो क्या रहा है कि जो म है ना इसका क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा। अनुस्वार माने जैसे देख लीजिए कि अगर संयोग आप लिखते हैं तो स के ऊपर क्या लिखते हैं, अनुस्वार लिखते हैं। जैसे मान लीजिए दे देगा कि जैसे पूछेगा कि सम जमा सार, सम जमा सार, सम जमा सार का संधि विच्छेद कीजिए, संधि कीजिए, तो कह रहे हैं कि अगर म के बाद कोई उष्म व्यंजन आ जाए तो स उष्म व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन क्या होता है, य र ल व को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, और तलाब्य स मूर्धन्य स ह को क्या कहते हैं, उष्म व्यंजन कहते हैं। म का क्या हो जाता है, अनुस्वार हो जाता है, तो स लिख दीजिए, और म का क्या कर दीजिए, म का लिख दीजिए अनुस्वार, और सार है तो यहाँ लिख दीजिए सार, सम जमा सार संसार हो जाएगा, सम जमा सार क्या हो जाएगा, संसार हो जाएगा। जैसे देखिए अगर आपको दिया हो सम जमा रक्षण, क्या दिया हो, सम जमा रक्षण दिया, सम जमा रक्षण दिया, तो स है तो स, आ म का क्या करना है, अनुस्वार कर देना है, और रक्षण है तो रक्षण हो जाएगा। अनुस्वार का उच्चारण जो है न भी होता है म होता है, तो इसको हम संरक्षण पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, संरक्षण पढ़ेंगे। उसी तरह जैसे मान लीजिए दिया हो सम जमा योग दिया हो, सम जमा क्या दिया हो, योग दिया हो, अब इसमें रेफ म होता है तो क्या है, स है तो स, म है तो इसका रेफ हो जाएगा, और योग है तो योग लिख देंगे, सम जमा योग संयोग हो जाएगा, संयोग तो कहीं इसका उच्चारण जो है न होता है, कहीं उच्चारण इसका म होता है, संशय हो जाएगा, संयोग हो जाएगा, ये सब इसका उदाहरण हो जाएगा। जैसे म है तो म का क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा, सम जमा रक्षण संरक्षण, सम जमा लाभ समलाभ, सम जमा सय संशय, सम जमा सार संसार, सम जमा हार संहार हो जाएगा। अब एक बात समझिए कि कह रहा है कि यदि म के बाद स्पर्श व्यंजन आ जाए, स्पर्श व्यंजन तो समझ रहे हैं, स्पर्श व्यंजन की संख्या कितना होता है, 25 होता है, स्पर्श व्यंजन की संख्या 25, पांचों वर्गों के वर्णों को क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन वर्ण कहते हैं। क से लेकर म तक के व्यंजन को कौन सा व्यंजन कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे देखिए सम जमा कल्प दिया, क्या दिया हो, सम जमा कल्प, सम जमा कल्प, तो आप क्या करेंगे, म का अनुस्वार कर देंगे तो संकल्प हो जाएगा, संकल्प हो जाएगा। सम जमा चय दिया हो, सम जमा चय दिया हो तो संचय हो जाता है, क्या हो जाता है, संचय हो जाता है। अगला नियम देखिए, अगला नियम क्या कह रहा है कि यदि म के बाद म हो, म के बाद क्या हो, म हो, तो अनुस्वार न दे करके इसका द्वितीय हो जाता है। म के बाद म होगा तो अनुस्वार न दे करके इसका द्वितीय हो जाता है। जैसे सम जमा मान दिया, सम जमा क्या दिया, मान दिया, तो स है तो स, म का द्वितीय हो जाएगा तो मान हो जाएगा, सम्मान हो जाएगा। उसी तरह सम जमा पति हो, सम जमा क्या है, पति, सम जमा पति, तो इसका जो है संपत्ति हो जाता है, आधा म हो जाता है, सम जमा पति संपत्ति हो जाता है। सम्मति लिखना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, सम्मति लिखना गलत हो जाएगा। इस प्रकार से हमने जो है इस वीडियो में
व्यंजन संधि के जितने भी नियम थे उसके बारे में जाने। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग विसर्ग संधि के बारे में बात करेंगे। इसमें जो है ये कुछ महत्वपूर्ण आपका जो है व्यंजन संधि का कैसे परिवर्तन होता है इसके बारे में हम लोग देखें। व्यंजन संधि यहाँ समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे विसर्ग संधि के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद।